सीरीज जनरेटर कंप्लीट हो गया। अच्छा, सीरीज के बाद में कौन सा था? संट है ना, संट जनरेटर। हेडिंग डालो संट जनरेटर। संट जनरेटर। अब बताओ सीरीज जनरेटर का उपयोग कहां किया जाता है? पढ़ा दिया मैंने आपको। सीरीज जनरेटर का उपयोग कहां किया जाता है? हैं? कहां पे? इसका मतलब पढ़े नहीं फिर आप। ये हो जाएगा इजी, ये हो जाएगा आर ए, ये हो जाएगा आर एस एच, ये हो जाएगा आर एल यानी लोड, और ये हो जाएगा वी एल। इसमें प्रवाहित धारा आई ए और इसमें प्रवाहित धारा आई एस एच और इसमें प्रवाहित धारा क्या कहलाएगी? आई एल। तो इसमें आई ए बराबर आई एस एच प्लस आई एल। अब इसमें एक लाइन लिखो, इसमें आर्मेचर फील्ड फील्ड वाइंडिंग है ना, वह लोड, तीनों कौन से क्रम में होते हैं? समांतर क्रम में। तीनों समांतर क्रम में संयोजित होते हैं। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना, इसमें जो शंट फील्ड वाइंडिंग होती है ना, शंट फील्ड वाइंडिंग, इसका भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो शंट फील्ड वाइंडिंग जो होती है, पतले तार, अब पतला तार है तो लपेटे क्या होते हैं भाई? लपेटे क्या होंगे? पतला तार है तो लपेटे क्या होंगे? अरे बताया नहीं था कि मैंने, मोटा तार है तो लपेटे कम, पतला तार है तो लपेटे अधिक। हाँ बताया नहीं था कि मैंने, लेकिन मोटा तार जहां भी आएगा तो वहां लपेटे कम करना। और मोटे तार का प्रतिरोध क्या होता है? बताओ, मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है ज्यादा होता है? क्वेश्चन पूछा जाता है। कम होता है ना। और इसका प्रतिरोध क्या होगा? ज्यादा होगा। अब बताओ, अगर प्रतिरोध ज्यादा है तो करंट का प्रवाह यानी धारा का प्रवाह कम होगा या ज्यादा होगा? इसमें कम होगा। क्यों? क्योंकि तार कौन सा है? पतला तार है। पतला तार है तो प्रतिरोध क्या है? अरे ज्यादा है। ठीक है। उसके बाद में यहां पे ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, यहां पे ये प्लस और ये माइनस, तो Eg माइनस आई ए आर ए माइनस आर सॉरी आई एल आर एल और बराबर में 0। तो Eg माइनस आई ए आर ए बराबर आई एल आर एल। तो यहां से जो मेन इक्वेशन बनेगी वो वी एल बराबर Eg
और माइनस IARA। इसको ध्यान रखना भाई ना, क्वेश्चन पूछा जाता है। थोड़ा छोटा कर दूं इसको, दिख रहा है? तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा ना। इसमें जो ऐसे लिखो, शंट जनरेटर में आर्मेचर धारा क्या होगी भाई? तो IA बराबर IL प्लस ISH। IL क्या है? लोड धारा। ISH क्या है? ISH शंट फील्ड धारा। शंट फील्ड धारा, ठीक है। उसके बाद में टर्मिनल वोल्टेज, शॉर्ट में क्या लिखते हैं इसको? VT। तो VT बराबर EA माइनस IA इंटू RA। आर्मेचर वोल्टेज आर्मेचर वोल्टेज क्या हो जाएगा इसमें? IA इंटू RA। आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप है ना, या करो आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप। तो RL और एक होता है RA बराबर, और यहां भी बराबर। ये क्या है? लोड प्रतिरोध। ये हो जाएगा आर्मेचर प्रतिरोध। अब ये किस में होगा भाई? किस में होगा? अरे ओम में, ओम में तो होता है। हाँ भाई लेखराज, कैसे लेट हो गया? अच्छा, गांव गया था। अगर इसमें क्वेश्चन पूछे, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, है ना, कि इसमें आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग व लोड कौन से क्रम में होते हैं? किसके लिए पूछे तो? शंट के लिए पूछे तो कौन से क्रम में बताना आपको? समांतर क्रम में बताना है। शंट फील्ड वाइंडिंग जो होती है, शंट फील्ड वाइंडिंग ये वाली, इसको बोलते हैं शंट फील्ड वाइंडिंग। शंट फील्ड वाइंडिंग जो होती है, कौन से वायर की होती है भाई? पतले तार की। पतला तार है तो लपेटे क्या होते हैं? अधिक होते हैं। और पतले तार का प्रतिरोध ज्यादा होता है कम होता है? प्रतिरोध अधिक होगा। अब मेरी बात सुनो, नोट कर रहे हो क्या? करो नोट, करो पहले एक बार। चलो भाई, अब देखो, यह है आर्मेचर, यह है लोड, इसको क्या बोलेंगे भाई? EG। ये RSH, और इसको बोलेंगे RA। अब देखो, इस जनरेटर का, यहां से एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है
कि जो शंट जनरेटर होता है ना, इसको बिना लोड के चालू करना चाहिए। बिना लोड के चालू क्यों करना चाहिए? क्योंकि इसमें एक लफड़ा है। इसकी जो शंट फील्ड वाइंडिंग है, अभी मैंने आपको लिखा या शंट फील्ड वाइंडिंग, तो कौन सी वायर की होती है? ठीक है। और पतले तार अधिक लपेटे, प्रतिरोध, एक सेकंड, अधिक होगा। अब बता तेरा सवाल क्या है? हाँ, लपेटे बोल दे। अब देख, शंट फील्ड वाइंडिंग कौन सी है? ये वाली। शंट फील्ड वाइंडिंग जो है कौन से तार की है? पतले तार की है। लपेटे क्या है? अधिक। प्रतिरोध क्या है? अधिक। तो बताओ वो इसका प्रतिरोध क्या है? इसका प्रतिरोध क्या है? अधिक है। अब यहां पे, यहां से जो धारा का प्रवाह होगा ना, वो इधर भी होगा और इधर भी होगा। इसमें जो प्रवाहित धारा होगी वो आई एस एच, इधर आर एल। अब देखो, अगर इसका उपयोग पूछे कि शंट जनरेटर का उपयोग कहां पे करते हैं, और दूसरा कि इसको बिना लोड के चालू करना चाहिए। बिना लोड बताओ क्यों करना चाहिए? क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स जनरेट कौन करती है? अरे फील्ड वाइंडिंग ये ना, ये तो करेगी। अब बताओ, इसका प्रतिरोध तो ज्यादा है, प्रतिरोध ज्यादा है, तो यहां से जो धारा आएगी वो इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी, जाएगी ना। लेकिन अब एक दिक्कत यह है कि इसका प्रतिरोध ज्यादा है, इसका प्रतिरोध ज्यादा है। अब बताओ, इसमें अगर धारा का प्रवाह कम होगा तो इसका चुंबकीय फ्लक्स जनरेट होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां से धारा निकली तो आधी तो इधर गई और आधी इधर गई, ये है ना। फिर इसका प्रतिरोध ज्यादा है, तो बताओ ये चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न कर पाएगी क्या? नहीं कर पाएगी। इसीलिए बोलते हैं कि शंट जनरेटर को बिना लोड के स्टार्ट करना चाहिए। अब बताओ, यहां से जो धारा निकलेगी वो सारी कहां जाएगी? इधर जाएगी। तो सारी धारा इधर जाएगी, तो बताओ ये चुंबकीय फ्लक्स जनरेट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? कर पाएगी भाई। पूरी धारा अगर इधर जाएगी तो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। इसलिए बोलते हैं कि इसको बिना लोड के स्टार्ट करना चाहिए। थोड़ा छोटा कर दूं उसको ना, ले लो। अब लिखो इसमें, क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, है ना। इसे बिना लोड के स्टार्ट करना चाहिए। स्टार्ट करना चाहिए ताकि चुंबकीय फ्लक्स को स्थापित किया जा सके। सही है ना भाई? यहां तक कोई दिक्कत? नीचे उतार लेना। हाँ, नीचे उतार लेना, कोई दिक्कत। आर्मेचर वाइंडिंग मोटे तार की बनाई जाती है। क्योंकि इससे लोड विद्युत धारा, लोड विद्युत धारा वहन करनी पड़ती है। वहन करनी पड़ती है। फिर एक लाइन और लिखो,
इसमें प्रतिरोध का मान क्रांतिक प्रतिरोध से अधिक अधिक होना चाहिए। करो नोट, इसको फिर उपयोग लिखाता हूं। हाँ, चलो भाई, रह रहा है क्या थोड़ा? चल कर नोट फटाफट। हो गया? अब लिखो इसका उपयोग। उपयोग लिखो भाई। शंट जनरेटर का एक तो उपयोग क्यों करते हैं? नियत विभव प्रदान करने के लिए। दूसरा, इसका उपयोग कहां करते हैं? अपकेंद्री या अपकेंद्रीय पंप में, सेंट्रीफ्यूगल पंप भी बोलते हैं इसको। और सबसे ज्यादा पूछा जाता है बैटरी चार्जिंग, कि बैटरी चार्जिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जनरेटर का उपयोग करना चाहिए? तो शंट जनरेटर का। तो बैटरी चार्जिंग, बैटरी चार्जिंग या बैटरी आवेशन है ना, ध्यान रखना भाई। आवेशन का मतलब चार्जिंग ही होता है। अपकेंद्री पंप का मतलब होता है सेंट्रीफ्यूगल। और कहां करते हैं भाई उपयोग इसका? विद्युत लेपन में। विद्युत लेपन का मतलब हो गया इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और एक और लिख लो, एक्साइटर, एक्साइटर है ना, सॉरी, एक्साइटर आदि में उपयोग। और यहां से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनता है ना, वो बनता है यहां से, बैटरी चार्जिंग से। पढ़ के आना, कल इसके क्वेश्चन करेंगे। चलो ठीक है, कल की छुट्टी रखेंगे भाई। क्यों? नहीं। चलो भाई, अब लिखो भाई इसके अभिलक्षण। एक तो होता है नो लोड अभिलक्षण, और एक होता है लोड अभिलक्षण। ये किसके बीच? तो आई एस एच एंड
Eg के बीच। हाँ, ये नो लोड है, वो लोड है। हैं? नहीं नहीं, यहां पे हो जाएगा संतृप्ता। ये Eg, ये ISH, और यहां पे अपशिष्ट चुंबकत्व। अपशिष्ट चुंबकत्व। अब ये नो लोड है, तो बताओ इसमें IL का मान क्या होगा? 0। लोड अभिलक्षण में लिखो, ये हो जाएगा VL, ये हो जाएगा IA। ठीक है, तो IA का मान बढ़ने पर VG का मान, इसको क्या बोलते हैं? डूपिंग। बता दिया मैंने, अगर आपको पता हो तो। डूपिंग क्या होता है, संतृप्ता क्या होती है। डूपिंग अर्थ क्या होता है? वोल्टेज में थोड़ी सी गिरावट। थोड़ा छोटा कर दो इसको ना, एक लाइन लिखवा देता हूँ, और क्वेश्चन पूछा जाता है वहां से। बबलू दिख रहा है क्या? एक लाइन लिखो कि अगर डीसी शंट है, गिरावट है भाई, गिरावट है ना। हाँ, एक सेकेंड है, ऐसे लिखो, गिरावट। गिरावट है भाई, है ना। इसमें यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीसी शंट जनरेटर का अगर अपशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाए, समाप्त हो जाए, तो उसे पुनः प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए भाई? शंट फील्ड को शंट फील्ड को कुछ मिनट के लिए कुछ मिनटों के लिए या मिनट के लिए क्या करोगे भाई? बैटरी से संयोजित। संयोजित का मतलब होता है कनेक्ट, जोड़ना। संयोजित कर देना चाहिए। लिखो यहां तक। हो गया क्या यहां तक? ठीक है, चलो अगला पढ़ेंगे भाई, कंपाउंड जनित्र। सीरीज जनरेटर हमने पढ़ लिया, शंट हमने पढ़ लिया, अब कौन सा पढ़ेंगे? कंपाउंड जनरेटर। तो अगली हेडिंग डालो,
कंपाउंड जनित्र। कंपाउंड जनित्र को और क्या बोलते हैं भाई? यौगिक या संयुक्त जनित्र। किसे कहते हैं भाई कंपाउंड जनित्र? तो लिखो इसमें, कंपाउंड जनित्र जो होता है ना, इसमें सीरीज व शंट फील्ड दोनों प्रकार की वाइंडिंग होती है। कंपाउंड जनरेटर किसे कहते हैं? जिसमें सीरीज और शंट फील्ड वाइंडिंग दोनों होती है, उसे कंपाउंड जनित्र कहते हैं। दूसरा, इस जनित्र में फील्ड वाइंडिंग को दो भागों में विभक्त कर एक भाग को आर्मेचर के श्रेणी क्रम में और दूसरे को उसके समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है। कंपाउंड जनित्र में क्या होता है कि जो फील्ड वाइंडिंग होती है ना, इस फील्ड वाइंडिंग को दो भागों में विभक्त कर आर्मेचर के श्रेणी क्रम और दूसरे को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ये कंडीशन किसमें होती है भाई? कंपाउंड जनित्र में होता है। उसके बाद में लिखो, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ा गया फील्ड वाइंडिंग जोड़ी गई फील्ड वाइंडिंग का भाग सीरीज फील्ड है ना, सीरीज फील्ड और उसके समांतर क्रम में जोड़ा गया शंट फील्ड कहलाता है।
अब इसमें क्या होता है, थोड़ा छोटा कर देता हूं इसको ना, लो दिख रहा ना, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें दोनों प्रकार की वाइंडिंग होती है, कौन कौन सी, सीरीज और शंट। अब इसमें जो सीरीज वाइंडिंग होती है ना, जो सीरीज वाइंडिंग होती है, इसमें मोटा तार काम में लिया जाता है। अगर मोटा तार है तो लपेटे क्या होते हैं भाई, लपेटे क्या होते हैं, कम, बता दिया वैसे मैंने आपको पहले। और अगर संट फील्ड वाइंडिंग है, अगर संट वाइंडिंग है तो इसमें पतला तार, पतला तार है तो लपेटे क्या होंगे, क्या होंगे लपेटे, अरे अधिक, अधिक लपेटे। करो नोट करो इसको एक बार। देखो ये सारे पॉइंट वही है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, एग्जामिनर जो है क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, तो इसीलिए सारी चीजें अपनी क्लियर होनी चाहिए। चलो भाई, ठीक है। अब जो मैं लाइन लिखा रहा हूं ना, इसको ध्यान से देखना भैया ना। देखो संट फील्ड को, संट फील्ड को अगर श्रेणी, अगर श्रेणी क्रम में संयोजित, संयोजित आर्मेचर, आर्मेचर तथा सीरीज फील्ड को, सीरीज फील्ड को समांतर क्रम में, समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, संयोजित किया जाता है, तो वह कौन सा जनरेटर कहलाता है। ठीक है, तो यहां पे लिखो, यह है हमारा आर्मेचर, ठीक है, और आर्मेचर के श्रेणी क्रम में क्या है, सीरीज फील्ड, ठीक है, और ये क्या है भाई, शंट फील्ड। ये इधर क्या हो जाएगा भाई, लोड आर एल, ये हो जाएगा ईजी, ईजी होगा ना भाई, और ये हो जाएगा आर एस ई, और ये क्या होगा, आर एस एच। ठीक है, अब देखो शंट फील्ड को, शंट फील्ड को श्रेणी क्रम में संयोजित आर्मेचर तथा सीरीज फील्ड को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, तो वह कौन सा जनरेटर कहलाता है, तो वह कौन सा जनरेटर कहलाता है, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। तो लिखो यहां पे लॉन्ग शंट कंपाउंड जनित्र।
ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, है ना। अब मैं मान लो आपको यहां से क्वेश्चन पूछूं कि बताइए इसमें जो शंट फील्ड है वो आर्मेचर के कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में। सही है। अगर इधर लिखवा देता हूं मैं ना, अगर शंट फील्ड को अगर शंट फील्ड को केवल आर्मेचर आर्मेचर के समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है तो वह कौन सा जनित्र कहलाता है? तो ध्यान रखना कि ये हो गया हमारा आर्मेचर, है ना। ये हो गया आर एस ई, और इसके समांतर क्रम में कौन है भाई? आर एस एच। ये इधर हो गया अपना लोड, तो ये क्या कहलाएगा? आर एल। ये हो जाएगा अपना ई जी, और ये हो जाएगा आर एस एच। तो बताइए कौन सा जनित्र कहलाएगा? तो ये कौन सा है? लॉन्ग संट कंपाउंड जनित्र। और ये कौन सा है? शॉर्ट संट कंपाउंड जनित्र, है ना। एक लाइन और लिख लो इसमें कि जो सीरीज फीड है ना, सीरीज फीड को लोड के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। हाँ, क्वेश्चन अगर बन जाए तो भाई ध्यान रखना ना, क्योंकि वही पॉइंट है जहां से क्वेश्चन बनते हैं कि सीरीज फीड जो है वो लोड के कौन से क्रम में है। हाँ, ऐसे तो बनते क्वेश्चन, तो ध्यान रखना। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये क्या है, कंफ्यूज करती है। कंफ्यूजन वाला जहां भी मामला होए तो वहां पे हमें पता होना चाहिए। करो, नोट करो फटाफट। तो पढ़ा करो भाई, कोई भी चीज समझ में नहीं आए पूछ लिया करो। चलो भाई, ठीक है। अब देखो, कंपाउंड जनित्र कितने प्रकार के होते हैं? तो लिखो, जो हमारा कंपाउंड जनित्र है कंपाउंड जनित्र कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, यहां तक ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं भाई?
दो प्रकार के होते हैं। तो पहला कौन सा होता है? इधर लिखो पहला, कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र। कम्युलेटिव या फिर संचयी बोल सकते हैं इसको ना, संचयी। कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र। दूसरा कौन सा होता है? डिफरेंशियल, विभेदी। इसका हो जाएगा विभेदी। अब ये तो आंकड़े हैं भाई। डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र। सबसे पहले बात करें कि कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर क्या होता है। तो इसमें शंट फील्ड तथा सीरीज फील्ड, इसमें शंट फील्ड और सीरीज फील्ड द्वारा उत्पन्न फ्लक्स एक दूसरे के सहायक होते हैं भाई, सहायक होते हैं। तो वह कौन सा जनरेटर कहलाता है? कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र। तो इसका मतलब यह हो गया है कि फाई बराबर फाई एस एच प्लस, देखो एक दूसरे के सहायक है तो प्लस आएगा, ठीक है। तो फाई एस, हाँ यहां से क्वेश्चन बनता है ना, पूछा भी जाता है। इधर देखो डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र में कि जो शंट फील्ड है, शंट फील्ड तथा सीरीज फील्ड, ठीक है, शंट फील्ड तथा सीरीज फील्ड द्वारा उत्पन्न फ्लक्स एक दूसरे के विपरीत, यानी विरोधी होते हैं भाई। होते हैं तो वह कौन सा जनरेटर कहलाता है? डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र कहलाता है। तो इसमें फाई बराबर फाई एस एच माइनस आएगा भाई, है ना, क्योंकि क्या है? विपरीत, विरोधी है, तो फाई एस ई। तो यहां पे ध्यान रखना कि जिसमें माइनस का साइन आता है ना, वो कौन सा जनरेटर है? डिफरेंशियल कंपाउंड
जनित्र, और अगर जिसमें प्लस का साइन है वो कौन सा है, कम्युलेटिव कंपाउंड जनित्र। अब जो डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र है इसका उपयोग कहां करते हैं मुख्यतः, तो इसका जो उपयोग है, उपयोग कहां करते हैं इसका, आर्क वेल्डिंग में करते हैं भाई। हाँ, आर्क वेल्डिंग में। कम्युलेटिव कंपाउंड जो जनरेटर होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं भाई। थोड़ा छोटा कर दूं क्या, लो भाई। एक तो होता है ओवर, ओवर कंपाउंड जनित्र। दूसरा होता है लेवल, लेवल या फ्लैट, हाँ फ्लैट भी बोलते हैं, फ्लैट कंपाउंड जनित्र। और एक और होता है अंडर कंपाउंड जनित्र। ओवर कंपाउंड जो जनित्र होता है इसका यूज कहां पे होता है, तो यूज होता है इसका लंबी दूरी की पारेषण लाइन में या रेलवे में। हाँ, और जो लेवल कंपाउंड जनित्र है ना इसका यूज कहां होता है, कम दूरी की पारेषण लाइन में। अब क्या बचा अंडर, तो इसका होगा, एक तो करो इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। हाँ सही है, ठीक है। लो करो भाई, नोट करो फटाफट। चलो ठीक है भाई, चलो भाई कर लिया नोट, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, आर्मेचर प्रतिक्रिया। आर्मेचर प्रतिक्रिया, आर्मेचर प्रतिक्रिया का मतलब क्या होता है, आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर रिएक्शन। अब देखो भाई थोड़ा ध्यान से देखना इसको, किसे कहते हैं, देखो आर्मेचर रिएक्शन। अब सबसे पहले मैं आपको बोलूं, हमने देखा था कि ये क्या है, मशीन की बॉडी, मशीन की बॉडी यानी स्टेटर का भाग। इस स्टेटर पर यहां पर क्या लगे होते हैं, पोल, और बीच में क्या होता है, ये आर्मेचर, ठीक है।
ये जो पोल होता है ये इस प्रकार का होता है ना, इस पोल के ऊपर क्या करते हैं भाई, वाइंडिंग करते हैं। वाइंडिंग कौन सी करते हैं, कौन सी वाइंडिंग करते हैं, फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग करते हैं। इस फील्ड वाइंडिंग का कार्य क्या होता है, तो आप कहोगे कि इस फील्ड वाइंडिंग का कार्य क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करना। चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करना, ठीक है। यहां पे ये जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है ना, इस चुंबकीय फ्लक्स को कौन काटता है, आर्मेचर। सब चीज पढ़ाई हुई है मैंने आपको, ठीक है, कि मशीन का स्टेटर क्या होता है, बॉडी क्या होती है, पोल क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग क्या होती है, आर्मेचर क्या होता है, सब चीजें मैंने आपको पढ़ाई हुई है। अगर आपने वो चीजें अगर ढंग से पढ़ रखी है तभी आपको यहाँ पे आर्मेचर रिएक्शन समझ में आएगा। अब देखो, पोल के ऊपर क्या करते हैं, वाइंडिंग। वाइंडिंग कौन से करते हैं, फील्ड की वाइंडिंग। फील्ड की जो वाइंडिंग होती है इसका कार्य क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स को जनरेट करना। इस चुंबकीय फ्लक्स को कौन काटता है, आर्मेचर। जैसे आर्मेचर चुंबकीय फ्लक्स को काटेगा तो इसे आर्मेचर में एक ईएमएफ उत्पन्न होगा। क्या होगा, ईएमएफ उत्पन्न होगा। और ये जो ईएमएफ उत्पन्न होता है, ये ईएमएफ धारा के रूप में, धारा के रूप में आर्मेचर कोर में, आर्मेचर कोर में क्या होता है भाई, प्रवाहित होता है। धारा के रूप में आर्मेचर कोर में प्रवाहित होता है। जैसे आर्मेचर कोर में ये ईएमएफ धारा के रूप में प्रवाहित होगा तो वहां पे क्या होगा, एक चुंबकीय फ्लक्स जनरेट होगा। अब यहां पे जो चुंबकीय फ्लक्स जनरेट होता है ना, ये मुख्य चुंबकीय फ्लक्स का क्या करता है, विरोध करता है ना। कि यहां पे ये जो चुंबकीय फ्लक्स जनरेट होता है, ये पहले यानी जो मुख्य चुंबकीय फ्लक्स है उसका क्या करता है, विरोध करता है। उसी को क्या बोलते हैं अपन, आर्मेचर रिएक्शन बोलते हैं। देखो वापस देखो, ये अपने पास में है स्टेटर। स्टेटर है, स्टेटर का भाग क्या कहलाता है, बॉडी यानी योक, ठीक है। इस बॉडी के ऊपर क्या लगे होते हैं, ये पोल लगे होते हैं, ठीक है, यानी ये है पोल, ठीक है। इस पोल के ऊपर क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं भाई। वाइंडिंग कौन सी करते हैं, फील्ड की वाइंडिंग करते हैं। फील्ड की वाइंडिंग का कार्य क्या होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करना। चुंबकीय फ्लक्स जो उत्पन्न होता है उसको कौन काटता है, आर्मेचर। जैसे आर्मेचर चुंबकीय फ्लक्स को काटेगा तो उसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है। यहां पे जो ईएमएफ उत्पन्न होगा ये आर्मेचर की कोर में धारा के रूप में क्या होगा, प्रवाहित होगा। जैसे आर्मेचर की कोर में धारा के रूप में प्रवाहित होता है तो वहां पे एक चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होता है जो मुख्य चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करता है। उसी को क्या बोलते हैं अपन, आर्मेचर रिएक्शन बोलते हैं। हाँ, आर्मेचर रिएक्शन बोलते हैं। तो यहां पे एक लाइन लिखो कि आर्मेचर के कारण, समझ में आ गया ना भैया। अब देखो ये जब भी समझ में आएगा जब आपने पहले बेसिक पढ़ रखा है कि स्टेटर क्या होता है, बॉडी क्या होती है, पोल क्या होते हैं, वाइंडिंग क्या होती है, वाइंडिंग का कार्य क्या होता है, आर्मेचर क्या होता है ना। तो ये चीजें जब भी आपके समझ में आएगी जब आपने पहले वो पढ़ रखी है। तो लिखो आर्मेचर के कारण, आर्मेचर के, आर्मेचर के कारण किया जाने, सॉरी किया जाने वाला ना, किया जाने वाला रिएक्शन क्या कहलाता है, आर्मेचर रिएक्शन। दूसरी लाइन इसमें ये लिखो कि जो आर्मेचर है, आर्मेचर के द्वारा आर्मेचर के द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र का चुंबकीय क्षेत्र का
है ना। मुख्य चुंबकीय क्षेत्र, मुख्य चुंबकीय क्षेत्र, और ब्रैकेट में लिखो फील्ड, पर पड़ने वाला, पर पड़ने वाला प्रभाव क्या कहलाएगा? आर्मेचर प्रतिक्रिया कहलाता है। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट अगर आपको ये चीज समझाता तो आपके समझ में नहीं आना। ठीक है, इसलिए अपने यहां पे सारी चीजों को बेसिक तरीके से हमने यहां पे देख लिया। ठीक है, तो इसको करो नोट, फिर करते हैं इसके नेक्स्ट। करो नोट, करो फटाफट करो। देखो, पढ़ाई करने का एक तरीका होता है कि आपने शुरुआत कहां से की है। अगर आपने शुरुआत बिल्कुल जीरो से करी है ना, यानी बेसिक से, और हर एक चीज अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ रखा है, आपने बिल्कुल बेसिक तरीके से एक एक चीज को, एक एक कॉन्सेप्ट को अगर आपने क्लियर कर रखा है, तो फिर जो उसके बाद में जो चीजें पढ़ते हैं ना, उनको समझना थोड़ा आसान हो जाता है। और फिर डायरेक्ट अगर ऐसी चीजें पढ़ते हो ना, तो फिर वो समझ में नहीं आती है। हाँ, समझना थोड़ा कठिन हो जाता है और थोड़ा समझाना भी कठिन हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक स्टूडेंट बोलता है सर समझ में नहीं आया, वापस रिपीट करो। अब चाहे उसको कितनी बार रिपीट करो, लेकिन समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने इसका जो बेस है वो आपको पता ही नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि आर्मेचर क्या होता है, पोल क्या होते हैं, फील्ड वाइंडिंग क्या होती है, इसका कार्य क्या होता है, बॉडी क्या होती है, स्टेटर क्या होता है, मशीन क्या होती है। अगर आपको पता ही नहीं है तो फिर ये डायरेक्ट ही चीजें समझ में आपके नहीं आएगी। चलो, कर लिया नोट? ठीक है, अगली हेडिंग देखो, चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव। क्या लिखोगे? चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव। देखते हैं सब चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव क्या होता है। अब देखो, लिखो इसमें एक लाइन, इसमें कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान स्थिर रहता है। इसमें कुल चुंबकीय फ्लक्स, कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या रहता है? स्थिर रहता है। लेकिन पोल के एक सिरे पर फ्लक्स अधिक व दूसरे सिरे पर फ्लक्स कम रहता है। लेकिन पोल के एक सिरे, पोल के एक सिरे पर फ्लक्स अधिक व दूसरे सिरे, दूसरे सिरे पर फ्लक्स कम रहता है, कम रहता है। यानी अपने पास में है ये पोल, अब यहां से दो प्रकार से देखेंगे भाई ना। ये होता है एलपीटी। एलपीटी का मतलब होता है लीडिंग पोल टिप। क्या होता है? लीडिंग पोल टिप। हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे इसको अग्र
अगर पोल शीर्ष, और ये हो जाएगा टीपीटी। हाँ, टीपीटी। टीपीटी का मतलब क्या हो गया? और हिंदी में हो जाएगा गत, गत पोल शीर्ष। अब इसमें जो एलपीटी होती है ना, इसमें चुंबकीय फ्लक्स का जो मान होता है वो क्या होता है भाई? कम होता है। तो इसमें क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा भाई? इसमें कम होगा। और इसमें क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा भाई? अधिक। हाँ, हाँ, इसमें अधिक होता है भाई, अधिक होता है, और इसमें कम होता है। हाँ, यानी एक तरफ अधिक और एक तरफ कम। यानी जो फ्लक्स होता है ना, वो एक तरफ तो क्या है भाई? अधिक है, और एक तरफ क्या है? कम है। करो, नोट करो। इसके बाद में पढ़ेंगे कि इसका कारण क्या है। कारण देखेंगे, इसका कारण क्या है। नोट करो, फिर आपको नेक्स्ट करते हैं। कर लिया नोट? ठीक है। अब देखो, ये जो फ्लक्स होता है ना, तो एक तरफ तो क्या होता है? अधिक, और एक तरफ क्या होता है? कम होता है। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? तो पहला कारण लिखो, जो एमएनए होता है वो जीएनए से आगे खिसक जाता है, आगे खिसक जाता है। अब वो तो अभी बताऊंगा ना मैं, एमएनए क्या होता है, जीएनए क्या होता है। दूसरा लिखो, इसके निवारण के लिए, इसके निवारण के लिए इसके निवारण के लिए कार्बन ब्रुश को, ध्यान रखना भाई, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। कार्बन ब्रुश को, जो एमएनए होता है, इसे एमएनए की तरफ खिसकाया जाता है, एमएनए की तरफ खिसकाया जाता है। अगली हेडिंग लिखो, सॉरी, एक लाइन और लिख देता हूं इसमें, एक लाइन और लिख लो इसमें। अगर क्वेश्चन पूछे आपको कि जनित्र में अधिकतम ईएमएफ प्राप्त करने के लिए, अधिक ईएमएफ प्राप्त करने के लिए कार्बन ब्रुश को, कार्बन ब्रुश को
क्या करें भाई, एमएनए पर रखा जाता है। हाँ ध्यान रखना भाई, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ अब लिखो अगली हेडिंग, विचुंबकीय प्रभाव। विचुंबकीय प्रभाव, विचुंबकीय का मतलब क्या होता है कि इसमें जो आर्मेचर होता है ना, आर्मेचर फ्लक्स के कारण मुख्य चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होता है, कम होता है। तो लिखो इसमें इसमें आर्मेचर फ्लक्स, इसमें आर्मेचर फ्लक्स के कारण मुख्य चुंबकीय फ्लक्स, मुख्य चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या रखा जाता है भाई, कम रखा जाता है या फिर कम हो जाता है। कम हो जाता है। अब इसके निवारण के लिए क्या करोगे, लिखो इसके निवारण के लिए थोड़ा छोटा कर देना भाई इसको ना, ठीक है यहां तक। इसके निवारण के लिए क्या करोगे, एक होती है अपने पास में छोटी मशीन, तो छोटी मशीन में क्या करोगे, और एक होती है अपने पास में बड़ी मशीन, तो बड़ी मशीन में क्या करोगे, दोनों का ही मैं आपको बताता हूं। छोटी मशीन में क्या करोगे कि जो वाइंडिंग होती है ना, वाइंडिंग में चक्रों की संख्या बढ़ाकर, तो छोटी मशीन में क्या करोगे, वाइंडिंग में चक्रों की संख्या बढ़ाकर। और जो बड़ी मशीन है ना, इस बड़ी मशीन में ध्यान रखना, क्वेश्चन में पूछा जाता है आर्मेचर के श्रेणी क्रम में एक विपरीत ध्रुव की वाइंडिंग स्थापित, ऐसे लिखो, आर्मेचर के कौन से क्रम में भाई, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में विपरीत ध्रुव की वाइंडिंग स्थापित करके। वाइंडिंग कौन सी, कंपेसेटिंग, कंपेसेटिंग, कंपेसेटिंग वाइंडिंग। अब यहां से अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि कंपेसेटिंग वाइंडिंग कहां पे स्थापित की जाती है, हाँ कंपेसेटिंग वाइंडिंग कहां पे स्थापित की जाती है, बताओ चलो। हाँ तू बता भाई, चलो कोई बात नहीं मैं बताता हूं। कंपेसेटिंग वाइंडिंग जो होती है ना, ये पोल फेस पर स्थापित की जाती है। कहां पे भाई, पोल फेस पर। पोल फेस का मतलब ये हो गया, ये अपने पास में क्या होता है भाई, पोल होता है, ठीक है, तो यहां पे है ना, ठीक है, करो नोट करो इसको।
चलूं? अब लिखो भाई जीएनए। जीएनए, जीएनए का मतलब क्या होता है? ज्योमेट्रिकल, हाँ आ रहेगा भैया, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। हिंदी में क्या बोलोगे? ज्यामितीय उदासीन अक्ष। हाँ हिंदी में यही बोलते हैं भाई, ज्यामितीय उदासीन अक्ष, जीएनए। देखो जीएनए को ध्यान रखना, मैं जब भी नाम बोलूंगा ना तो मैं शॉर्ट में बोलूंगा जीएनए, तो आपको ध्यान रखना फिर। हाँ, तो इसमें पहली लाइन तो ये लिखो कि इसका मान सदैव ही निश्चित रहता है। ये होगी पहली बात। दूसरी बात लिखो कि जो जीएनए होता है ना, ये कभी भी अपने स्थान से परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है। ये हो गई दूसरी बात। एक और लिखो, यहां का ध्यान रखना भाई, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जीएनए है पोल की स्थिति पर, पोल की स्थिति पर निर्भर करता है, पोल की स्थिति पर निर्भर करता है कि आपने पोल कैसे रखे हैं। हाँ, अब देखो ये है एन और ये है एस, और ये है चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय अक्ष, चुंबकीय अक्ष के बारे में मैंने आपको बताया था कि चुंबकीय अक्ष किसे कहते हैं, किसे कहते हैं चुंबकीय अक्ष? एन व एस को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, दिखाया था मैंने आपको, एन व एस को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। उसके बाद में ये हो जाएगा जी एन ए। इसका मतलब यह है कि चुंबकीय अक्ष के बीचों बीच लंबवत काटे, उसे क्या कहते हैं? जीएनए कहते हैं। हाँ भाई, ये क्या है? चुंबकीय अक्ष। इस चुंबकीय अक्ष के बीचों बीच जो काटे उसे क्या कहते हैं? जीएनए कहते हैं। फिर इस पर लोड का प्रभाव, इस पर लोड का प्रभाव नहीं होता है,
हाँ, इस पर लोड का प्रभाव नहीं होता है। अब इसको नोट करो फटाफट। फिर नेक्स्ट करते हैं एमएनए। एमएनए का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, यानी चुंबकीय उदासीन अक्ष। करो नोट करो इसको, फिर करते हैं नेक्स्ट। देखो भाई, एमएनए वो जेएनए था और ये एमएनए। एमएनए का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मैग्नेटिक न्यूट्रल न्यूट्रल एक्सिस। और हिंदी में क्या हो जाएगा? चुंबकीय उदासीन अक्ष। चुंबकीय उदासीन का मतलब क्या होता है? देखो, यह है हमारे पास में आर्मेचर का चुंबकीय फ्लक्स, और यह है हमारे पास में थ्रेड का चुंबकीय फ्लक्स। मुख्य चुंबकीय फ्लक्स, यह है मुख्य चुंबकीय फ्लक्स दोनों का। हाँ, ठीक है। और यह कहलाएगा जीएनए, सॉरी, और यह क्या कहलाएगा? एमएनए। एमएनए जो है चुंबकीय, ऐसा नहीं आएगा, ऐसे लिखो परिणामी परिणामी चुंबकीय फ्लक्स के लंबवत। हाँ, स्टार लगा के लिखो, यह है परिणामी, यह परिणामी चुंबकीय फ्लक्स के लंबवत होता है, लंबवत होता है। दूसरा, इस पर ऐसे लिखो, इस पर लोड का प्रभाव, इस पर लोड का प्रभाव होता है। लिखो भाई, बस हो गया। अब लास्ट पॉइंट और है, उसके बाद कल पढ़ेंगे। लिख लो ना, लिखो आर्मेचर आर्मेचर का चुंबकीय फ्लक्स, ये हो जाएगा फील्ड का चुंबकीय फ्लक्स। और ये मुख्य चुंबकीय फ्लक्स,
मुख्य चुंबकीय फ्लक्स। देखो मुख्य चुंबकीय फ्लक्स और आर्मेचर चुंबकीय फ्लक्स दोनों में अंतर होता है भाई। दोनों में अंतर यह होगा कि जो मुख्य चुंबकीय फ्लक्स होता है ना, ये पोल के कारण बनने वाला फ्लक्स होता है, और जो आर्मेचर चुंबकीय फ्लक्स होता है, ये आर्मेचर में जो प्रवाहित धारा होती है ना, उसके कारण उत्पन्न जो फ्लक्स होता है वो होता है। हाँ, तो दोनों में अंतर है। चलो ठीक। अब ये चीज देखना अपने को कि एक हमारे पास में है मुख्य चुंबकीय फ्लक्स, और एक हमारे पास में आर्मेचर चुंबकीय फ्लक्स। अब देखो यहां से मैं अगर आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि जो मुख्य चुंबकीय फ्लक्स होता है वो किसके कारण बनता है, पोल के कारण या आर्मेचर के कारण? बताओ भाई। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो मुख्य चुंबकीय फ्लक्स होता है वो पोल के कारण बनेगा या आर्मेचर के कारण? आर्मेचर के कारण नहीं बनता है भाई, किसके कारण बनता है? पोल के कारण बनता है। हाँ, तो ध्यान रखना भाई, जो मुख्य चुंबकीय फ्लक्स होता है पोल के कारण बनता है। अब इस मुख्य चुंबकीय फ्लक्स का आकार कैसा होता है? तो आकार से पहले क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है इसका आकार कैसा होता है। समलंबाकार। समलंबाकार। एक लाइन और लिख लो। थ्री के कारण बनने वाला चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स इसमें लिखो आकार कैसा होगा इसका। आकार के लिए पूछे तो आपको बताना है त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार। और लाइन लिखो इसमें आर्मेचर में प्रवाहित, आर्मेचर में प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न फ्लक्स। बस हो गया, एक लाइन वो लिख लो इसमें। लोड शून्य होने पर लोड शून्य होने पर GNA व MNA, GNA व MNA एक दूसरे पर संपाती होते हैं। और यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है लोड परिवर्तन होने पर
एम एन ए जी एन ए से क्या होगा भाई, दूर होता है। एम एन ए जी एन ए से दूर होता है। बस हो गया भाई, बाकी का करते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में। बाकी इसको कर लो नोट। ठीक है भाई।